शहर की मेट्रो लाइनें दिन में लाखों लोगों को सुरक्षित पहुंचाती थीं। लेकिन रात के बाद कुछ सेक्शन ऐसे थे जो हर कर्मचारी की कहानी में एक ही शब्द में उतरते थे, खतरनाक। और इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता था टनल 17। लंबा, ठंडा और असामान्य रूप से शांत। इतना शांत कि लगता जैसे अंधेरे ने खुद इस जगह को निगल लिया हो। अंदर प्रवेश करते ही हवा का तापमान गिर जाता था। मशीनों की लगातार चलने वाली आवाज यहां अजीब सी खोखली गूंज बन जाती थी, जैसे दीवारें खुद कान लगाकर सुन रही हों। लोग कहते थे कि ऐसी जगहों पर क्या हो रहा है, ये जानना ही बेहतर नहीं होता। टनल 17 उस सूची में सबसे ऊपर था। ठीक आधी रात। मेट्रो नियंत्रण कक्ष में सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक पूरे सेक्शन में लाल अलार्म चीख उठा। लाल रोशनी लगातार टनल 17 को झकझोर रही थी। स्क्रीन पर अचानक सीसीटीवी फीड झिलमिलाई। एक तकनीशियन सुबोध टनल 17 के अंदर कैमरे की ओर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। चेहरा पीला, आंखों में दहशत। वो स्पीकर में गूंजती आवाज में चिल्लाया, दरवाजा मत खोलना, वो बाहर आ गया है। और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वीडियो में घनी धुंध ने उसे ढक लिया और वो फ्रेम से ऐसे गायब हुआ मानो किसी ने उसे भीतर खींच लिया हो। फीड के आखिरी स्थिर फ्रेम में दीवार पर कुछ उकेरा हुआ दिखाई दिया। 3 भारी उंगलियों के निशान। धातु ऐसे उखड़ी थी मानो मोम से बनी हो। इस मामले को संभालने के लिए बुलाया गया विवान को, मेट्रो का अनुभवी सेफ्टी इंस्पेक्टर। साथ में उसकी सहयोगी को भी बुलाया गया, नंदिता, एक युवा टेक स्पेशलिस्ट इंजीनियर जो जोश में रहने के बावजूद बेहद शांत दिमाग वाली थी। विवान सख्त, कम बोलने वाला और नियमों के प्रति कट्टर। नंदिता तेज, जिज्ञासु और संवेदनशील। टनल की ओर बढ़ते हुए नंदिता ने धीमे से पूछा, सर, सच में वहां कुछ जीव होने की बात सही है क्या? विवान ने बस इतना कहा, तथ्यों पर चलो नंदिता, अफवाहें डर बढ़ाती हैं, सच्चाई नहीं। लेकिन भीतर विवान को खुद भी ठीक ठीक नहीं पता था कि वो किस ओर जा रहा है। और एक बात वो किसी को नहीं बताता था, उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया था। टनल की तंग अंधेरी दीवारें हमेशा उसके सीने को कस देती थीं, लेकिन नौकरी, जिम्मेदारी और उसके भाई की याद उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती थी। टनल 17 में कदम रखते ही दोनों समझ गए कि कुछ बेहद गलत है। हवा भारी थी, जैसे उसमें महीनों से कोई बदलाव नहीं हुआ हो। नमी दीवारों से टपक रही थी। तरह तरह की मशीनों की गूंज यहां असामान्य रूप से खिंची हुई लग रही थी, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। हर कदम पर सन्नाटा गहरा होता जाता था। नंदिता ने कहा, ये सेक्शन तो कभी बंद नहीं रहा, फिर इतना साइलेंस क्यों? विवान ने टॉर्च का बीम आगे फेंका। अचानक रोशनी टूटी हुई रेलिंग पर पड़ी। उस पर भी वही 3 उंगलियों के गहरे कटाव जैसे निशान। टॉर्च की रोशनी कांप उठी। नंदिता का चेहरा कस गया। ये किसी इंसान के नाखूनों का काम नहीं है। विवान ने आके कहा, ना ही किसी मशीन का। जितना वे आगे बढ़ते गए उतना लगता कि टनल के नीचे कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो किसी ने बड़े ध्यान से दुनिया से छिपाया था। पुरानी दीवारों पर उखड़े हुए पैनलों में दरारें थी। वहीं उनकी नजर अचानक एक छिपे हुए लिफ्ट शाफ्ट पर पड़ी, जिसके बारे में आधिकारिक सिस्टम में एक भी लाइन दर्ज नहीं थी। नंदिता ने आश्चर्य से पूछा, सर, ये किस हिस्से की ओर खुलता है? विवान की भौएं हल्के से सिकुड़ गईं। अगर सिस्टम में नहीं है
तो ये गुप्त है, और गुप्त चीजें हमेशा गलत होती हैं। जब उन्होंने कार्ड रीडर के पास टूटा हुआ आईडी टैग देखा तो मामला और स्पष्ट हो गया। टैग उसी टेक्नीशियन का था जिसे आखिरी बार यहीं देखा गया था। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हर दीवार, हर टूटी मशीन, हर काला निशान एक ही कहानी कह रहा था, यहां कुछ भयानक हुआ है। लैब के एक कमरे में उन्हें कांच का एक टूटा चैम्बर मिला। उसके अंदर काले चिपचिपे काढ़े तरल के धब्बे थे। नंदिता ने उंगलियों से जांचने की कोशिश की और तुरंत हाथ पीछे कर लिया। उफ, ये तरल ठंडा है और हिल रहा है, जैसे इसमें कोई माइक्रो वाइब्रेशन हो। विवान चुपचाप देखता रहा। काले द्रव को धीरे धीरे बहते और खुद को फैलाते हुए देखकर उसका दिल बैठ गया। फिर उन्हें वेंटिलेशन डक्ट मिला जो अंदर से धकेल कर बाहर की तरफ फटा हुआ था। नंदिता ने कहा, सर, कोई चीज अंदर से निकली है। विवान बस धीमे से बोला, हाँ, और ये अभी बाहर है। अचानक पूरे सेक्शन में रोशनी झपकी लेने लगी। फिर पूरा सिस्टम बंद हो गया, अलार्म रुक गया, एग्जिट दरवाजे लॉक हो गए, मॉनिटर्स ब्लैक हो गए सिवाय एक के। नीले मॉनिटर पर लाल टेक्स्ट चमक उठा, सिस्टम ओवररिडन। नंदिता घबरा गई। किसने इसे लॉक किया? बाहरी एक्सेस की अनुमति तो अंदर से ही संभव है। विवान ने बात काटी। कोई इंसान या कोई और। नंदिता ने मैनुअल पावर से एक कैमरा चलाया। स्क्रीन पर अंधेरा था। कुछ सेकंड बाद दो चमकती सफेद आंखें सीधे कैमरे की तरफ झांकती हुई। स्क्रीन में धुंधलापन था, लेकिन उन आंखों की चमक किसी जानवर जैसी नहीं, मानो कोई पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि ये मशीन कौन है। नंदिता की सांस अटक गई। सर, ये क्या है? विवान पहली बार डरा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, एक आवाज आई, बहुत हल्की मगर बिल्कुल साफ। विवान, वापस मत जा। नंदिता ने चौंक कर पूछा, ये किसकी आवाज है? विवान का चेहरा जम गया। ये मेरे भाई की आवाज है। 3 साल पहले विवान का भाई राघव एक मेट्रो दुर्घटना में गायब हुआ था। सभी ने माना कि वो मर गया। कोई शरीर नहीं मिला था, कोई सुराग नहीं। लेकिन अब फुटेज में वो आवाज कोई गड़बड़ी नहीं थी। कोई उसे बुला रहा था, कोई जिसने उसे पहचाना था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी लॉगबुक मिली। उसमें लिखा था, सब्जेक्ट 07 अनस्टेबल, मेमोरी फ्रैगमेंट्स डिटेक्टेड, जीन एम्प्लीफिकेशन एक्सीडेड सेफ लिमिट्स, ट्रांसफॉर्मेशन इर्रिवर्सिबल। और एक फोटो जिसमें उसका भाई लैब कोट पहने था, जिंदा, डरा हुआ और यहां काम करते हुए। नंदिता ने हकलाते हुए कहा, सर, वो यहाँ काम करता था? विवान की आवाज टूटी हुई थी। नहीं, वो यहाँ फंसा हुआ था। सच धीरे धीरे खुल रहा था। राघव इस लैब में मानववर्धक प्रयोगों के लिए चुना गया था। ये प्रयोग इंसानों में शारीरिक शक्ति, पुनर्जनन क्षमता और संवेदनाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन ये अनियंत्रित थे। राघव का शरीर बदलने लगा था, मानव और कुछ और के बीच फंसा, पर उसकी यादें अधूरी रह गई थी। लैब ने उसे नाम दिया था सब्जेक्ट 07। अचानक टनल में तेज धमक की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज दीवारों से टकरा रही हो। दोनों आगे बढ़े। टनल की लाइट फिर टिमटिमाई। लाल बैकअप अलार्म जल उठा। एक हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था, पाइप टूट चुका था। और तभी अंधेरे में दो चमकीली आंखें फिर झांकती हुई दिखाई दी। एक विशाल आकृति धीरे धीरे उनके सामने आ रही थी।
मानव की तरह खड़ी, लेकिन हाथों में 3 उंगली जैसे विशाल पंजे। शरीर पर काला गाढ़ा तरल टपक रहा था। नंदिता कांप गई। सर, ये विवान ने धीरे कहा। राघव, वो जीव हल्का सा रुका। उसकी सांसें भारी और गहरी थीं। उसके कदमों से टनल की जमीन तक कांप रही थी। विवान ने जेब से धीरे धीरे घड़ी निकाली, वही घड़ी जो उसके भाई ने उसे बचपन में दी थी। भाई, विवान की आवाज टूट रही थी। याद है, ये घड़ी तुम्हारी है। गुर्राहट धीमी हो गई, चमकती आंखें नरम पड़ गईं। एक क्षण के लिए दानव के भीतर का इंसान जाग गया था। नंदिता फुसफुसाई, सर, इसे याद आ रहा है। लेकिन अगले ही पल एक भारी कंपन हुआ। टनल की दीवारें हिलने लगी। सिस्टम ओवरलोड हो चुका था। कुछ ही मिनटों में पूरा सेक्शन फट सकता था। पानी तेजी से बढ़ रहा था। लाल अलार्म की रोशनी हर सेकंड तेज हो रही थी। सब्जेक्ट 07 ने विवान के हाथ से घड़ी ली, बहुत धीरे, जैसे कोई टूटा हुआ सपना पकड़ रहा हो। उसने विवान को देखा और फिर खुद मुड़कर टर्मिनेशन चैम्बर की ओर बढ़ने लगा। विवान चिल्लाया, नहीं राघव, मत जाओ, कोई और तरीका होगा। लेकिन वो नहीं रुका। वो जानता था कि अब वो समाज में वापस नहीं लौट सकता। वो अब पूरी तरह इंसान नहीं था, लेकिन उसमें इंसानियत की एक आखिरी चिंगारी बची थी जो वो अपने भाई के लिए निभा रहा था। चैम्बर का दरवाजा बंद हुआ। कुछ ही पल बाद तेज रोशनी झिलमिलाई, फिर अंधेरा। स्क्रीन पर एक शब्द आया, टर्मिनेशन कंप्लीट। टनल शांत हो गई, कंपन रुक गया। नंदिता ने विवान को संभालने की कोशिश की। सर, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। ये आपकी गलती नहीं थी। विवान ने हाथ उठा दिया। ठहरो, अभी नहीं। उसके हाथ खाली थे, दिल टूट चुका था। उसका भाई 2 बार गया था। पहली बार भाग्य ने उसे छीना, दूसरी बार उसने खुद को खत्म किया अपने भाई को बचाने के लिए। बाहर निकलते समय दोनों ने कुछ अजीब नोटिस किया। टर्मिनेशन चेंबर के नीचे वाले सीवर पाइप से काला चिपचिपा पदार्थ धीरे धीरे बाहर आ रहा था। लेकिन इस बार उसकी गति अलग थी। वो बह नहीं रहा था, वो रेंग रहा था, जैसे उसमें जीवित होने की हल्की सी झिलमिलाहट थी, जैसे कोई हिस्सा अब भी जाग रहा हो। नंदिता ने डर से कहा, सर, इसका मतलब? विवान ने बिना पीछे देखे कहा, टनल 17 की कहानी इतनी आसान नहीं खत्म होती। काला गाढ़ा द्रव खुद को दीवार की तरफ खींच रहा था, फिर धीरे से ऊपर चढ़ने लगा, 3 पतली धाराओं में बटकर, जैसे किसी 3 उंगली वाले हाथ का संकेत हो। टनल 17 अब भी सांस ले रही थी और उसका दानव शायद पूरी तरह मरा नहीं था। मेट्रो की गाड़ियां कल भी तय समय पर दौड़ेंगी। लोग उसी तरह सफर करेंगे बिना ये महसूस किए कि उनके नीचे की गहराइयों में एक ऐसी खामोशी सांस ले रही है जो कभी किसी इंसान का हिस्सा हुआ करती थी। विवान जानता है कि कुछ अध्याय बंद दिखते हैं पर पूरी तरह बंद नहीं होते। कभी कभी वे बस अंधेरे में इंतजार करते हैं, किसी सही क्षण का, किसी सही संकेत का। टनल 17 अब सिर्फ लोहे और कंक्रीट की लंबी सुरंग नहीं थी, वो एक अनकही दास्तान बन गई जिसका आखिरी पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टनल 17 का रहस्य यहीं खत्म हुआ या नीचे अभी भी कुछ ऐसा छिपा है जो किसी दिन फिर सामने आ सकता है? अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट में जरूर लिखें और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही नई मिस्ट्री थ्रिलर कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली रोमांचक कहानी में फिर मिलते हैं।